हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने आपको कहा था कि एच एस ए वी थ्योरी को पढ़ने के बाद हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एप्लीकेशन पार्ट ही हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग द एप्लीकेशंस ऑफ एच एस ए वी थ्योरी। अगर आपने अभी तक एच एस ए वी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसका जो पार्ट 1 है आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसको वापस रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करती है। तो हम जो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है, यू कैन प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम कैसे गेस करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको यहाँ से। देखो, पहले एक इसका लॉजिक समझ लीजिए कि हम कब गेस करते हैं। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक मेटल आयन होता है। ठीक है, एंड इट मेटल आयंस से लिगेंड्स लाइगेट करते हैं। ठीक है, मेटल आयन है एंड मेटल आयन से लिगेंड्स जो है वो लाइगेट करते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट द आइडिया ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको इतना भी पता होगा कि जो मेटल आयन होता है या सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, इट बिहेव्स लाइक लोइस एसिड। ठीक है, और जो लिगेंड होता है इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो इट बिहेव्स लाइक लोइस बेस। ओके, मीन्स इन अ कॉम्प्लेक्स a Lewis acid combine with a Lewis base, simple. Okay, and we know if it is an acid then it is possibility it may be hard acid or soft acid according to HSAB theory, and the ligand which is serving as a Lewis base or acting as a Lewis base, ये पॉसिबल है कि ये हार्ड बेस हो या फिर एक सॉफ्ट बेस हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स देखो, एच एस ए बी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड होता है जिसमें एच यानी हार्ड और हार्ड के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ हो या सॉफ्ट एंड सॉफ्ट के बीच में हो रहा हो। तो किसी कॉम्प्लेक्स में जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हार्ड एसिड है अगर, तो उसके साथ कंबाइन होने वाला लिगेंड या लाइगेट होने वाला लिगेंड अगर हार्ड होगा तो वो स्टेबल सिस्टम बनाएगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, सॉफ्ट एसिड है, तो उससे लाइगेट करने वाला जो लिगेंड है अगर वो सॉफ्ट होगा तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। बस इतना ही आपको देखना है। अगर इसके अगेंस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल में ये है कि जैसे मान लो सिल्वर आयन है, इट कंबाइंस विद 2I माइनस एंड गिव्स AgI2 माइनस। ओके, और दूसरा है सेंट्रल मेटल एटम हम वही रखते हैं, बस जो लिगेंड है उसको चेंज कर देते हैं एंड वी गेट AgF2 माइनस। अब इसमें देखा जाता है कि आप देखो ध्यान से, Ag प्लस अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी किस तरह का जो है एसिड है, तो वी नो वेरी वेल कि ये एक सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, I माइनस कैसा बेस है, एक ऐसा लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सॉफ्ट बेस।
ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन हार्ड और हार्ड या सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में हो तो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी स्टेबल। तो ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये सॉफ्ट एसिड है, लेकिन जो फ्लोराइड आयन है ये क्या है, ये आपका एक हार्ड बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्ट और हार्ड का है, और ऑब्वियस सी बात है ये कॉम्बिनेशन इसको अनस्टेबल कर देता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि AgI2 मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल बट दिस इज एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन व्हाई। सो यू कैन एक्सप्लेन द होल सिनारियो बाय यूजिंग HSAB थ्योरी। क्लियर, समझ में आई बात? दैट्स गुड। आ जाते हैं, ऐसा एक और एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे के आपको छोड़ रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। COF6 3- इज स्टेबल बट COI6 दिस इज I6 3- इज अनस्टेबल। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा है, आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हार्ड और हार्ड का है तो स्टेबल है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हार्ड और सॉफ्ट का है तो ये अनस्टेबल है। सिंपली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। दूसरा एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो जो हमने जो वीडियो के पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसमें एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें मिलने वाला है। उसमें ये है कि एक एम्बिडेंटेड लिगैंड के केस में आप ये गेस कर सकते हैं कि वो किस एटम के थ्रू जो है लाइगेट कर रहा है या कोऑर्डिनेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है इट इज प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्बिडेंट लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड मीन्स मैंने आपको बताया पहले कि एक एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होता है, जिसके पास 2 डोनर साइट होती हैं बट इट कैन यूज ओनली 1, मतलब एट अ टाइम, एक बार में वो केवल एक ही यूज कर सकता है, लेकिन होती 2 डोनर साइट है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे थायोसाइनेट का, ठीक है, CNS-। थायोसाइनेट एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है और इसके पास 2 डोनर साइट हैं, ठीक है। इसके पास 2 डोनर साइट हैं। दोनों डोनर साइट आई होप आप अच्छे से जानते हैं। जब ये सल्फर के थ्रू लाइगेट करता है तो SCN लिखा जाता है, एंड नाइट्रोजन के थ्रू लाइगेट करता है तो NCS लिखा जाता है। और ये सल्फर और नाइट्रोजन के थ्रू ही लाइगेट करता है। तो किस कॉम्प्लेक्स में किस एटम के थ्रू लाइगेट करेगा, हम ये कैसे गेस करें? तो मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ इसके। एक मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे कि जब CO2+ के साथ ये कंबाइन होता है, ओके, CO2+, एक मेटल आयन में लेता हूँ CO2+ और दूसरा मेटल आयन में यहाँ पे ले लेता हूँ पैलेडियम 2+। आपको पता होना चाहिए कि जो CO2+ है ये कैसा है, एक हार्ड एसिड है, और जो Pd2+ है ये क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है। बात क्लियर इतनी? अब आप यहाँ पे देखो कि जब ये सल्फर के थ्रू लाइगेट होता है, आपको बताया था मैंने, जब ये सल्फर के थ्रू लाइगेट होता है तब ये सॉफ्ट है, और जब नाइट्रोजन के थ्रू लाइगेट होता है तब ये हार्ड है, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर CO2+ एक हार्ड एसिड है तो थायोसाइनेट आयन को सल्फर के थ्रू लाइगेट करना चाहिए, नाइट्रोजन के थ्रू। HSAB थ्योरी कहती है कि कॉम्बिनेशन हार्ड और हार्ड के बीच में होगा। तो अगर ये हार्ड एसिड है तो ये हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इट विल लाइगेट थ्रू द नाइट्रोजन एटम। सो द कॉम्प्लेक्स इसके केस में जो बनता है वो हो जाता है CONH
CH4 2 माइनस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये सॉफ्ट है तो इसके साथ जब ये कंबाइन करेगा तो क्या होगा, ये सॉफ्ट की तरह बिहेव करेगा। सॉफ्ट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि ये सल्फर एटम के थ्रू लाइगेट करेगा एंड द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स विल बी PTSCN4 2 माइनस। अब आपको अगर याद हो तो वीडियो के हमने पहले पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ये था कि ऐसा क्यों है कि Hg के साथ ये SCN4 2 माइनस का फॉर्मेशन करता है। थायोसाइनेट के बारे में ही बात चल रही है और वहीं जिंक के साथ ये आइसोथायोसाइनेट यानी नाइट्रोजन एटम के थ्रू लाइगेट करता है। तो ऐसा क्यों है, तो आई होप उस क्वेश्चन का आंसर आपको अब यहाँ पे मिल गया होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप किसी भी एम्बिडेंटेड लिगैंड के केस में ये आप इजीली गेस कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इसके देख सकते हैं। मूविंग टू द थर्ड एप्लीकेशन एंड दैट इज द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। आप किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को जो है वो गेस कर सकते हैं। सपोज feasibility of a reaction. I hope this is application number 3. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसमें देखते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। सो लिथियम आयोडाइड reacts with cesium fluoride and give lithium fluoride plus cesium iodide। इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिजिबल है या नहीं, देखो इसमें ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, तो ये हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। Li प्लस इज अ हार्ड एसिड while I minus iodide ion is a soft base. In this case the combination is soft and hard. Fluoride ion is a hard base while the cesium ion is a soft acid. दोनों ही कॉम्बिनेशन उलूल जुलूल टाइप के नहीं हो गए, थोड़ा सा मतलब दोनों ही केस में, यानी जो दोनों पेयर हैं ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, है ना। तो क्या होगा, डेफिनेटली एक्स्ट्रा, यानी जब एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो वो खुशी कहीं और ढूंढेंगे और ये आपस पे स्वैप करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और क्या होता है Li के साथ F आ जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, ये कॉम्बिनेशन हार्ड और हार्ड का हुआ और ये कॉम्बिनेशन सॉफ्ट और सॉफ्ट का हुआ। तो इसका मतलब है कि एक लेस स्टेबल कॉम्बिनेशन से एक मोर स्टेबल कॉम्बिनेशन की तरफ अगर रिएक्शन जा रही है तो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो यस इट इज हाईली फेवरेबल रिएक्शन। ये टुवार्ड्स द प्रोडक्ट साइड प्रोसीड करेगी बहुत ईजिली। एक और एग्जांपल में ऐसे पूछा जा सकता है, सपोज करिए कि HgF2। अब आप एक एग्जांपल के बाद तो खुद ही शेरशाह बन जाएंगे, आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व, ये और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी HgI2 प्लस BeF2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कॉम्बिनेशन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सॉफ्ट एंड हार्ड। फिर से वही एक सही टाइप का पेयर यहाँ पे नहीं बना है ना, और यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट, ये भी कोई मैच ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि एक लेस फेवरेबल कॉम्बिनेशन से एक मोर फेवरेबल कॉम्बिनेशन की तरफ अगर हम जा रहे हैं देन डेफिनेटली रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन, किसी भी नहीं मतलब जहाँ पे ये अप्लाई होता हो, स्पेशली जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन जहाँ पे हैं, तो यू कैन गेस देयर
the feasibility of reaction. Okay, now moving to the next application, that is the application या फिर prediction of sorry, prediction of direction of the reaction in a reversible reaction. So next application is prediction of direction of simply you can say equilibrium. इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में फेवरेबल है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ें आप आसानी से जो है गेस कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल वही है जो हम इसके पहले यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर यानी लेक्चर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था वही है ये. तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो उस क्वेश्चन को मैं पहले लिख दे रहा हूँ ना, जैसे कि तो मैंने वहाँ पे लिखा था CH3 Hg H2O प्लस HCl CH3 HgCl प्लस H3O प्लस. एक्चुअली H2O रिमूव होगा और H प्लस उसके साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पे CH3 Hg H2O प्लस HF CH3 HgF प्लस H3O प्लस. अब इसमें हमें ये देखना है कि किस केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रहेगा और किस केस में बैकवर्ड रहेगा. हालांकि अगर आपको क्वेश्चन याद होगा जो हमने पार्ट 1 में लिखा था तो वहाँ पे इनकी दोनों की के वैल्यू लिख दी थी, बट अभी मान लीजिए तो उसमें बस उसको हमें एक तरह से जस्टिफाई करना था. यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ, है ना. देखो यहाँ पर इसमें अगर आप देख रहे हैं तो Cl माइनस Hg के साथ जाके कंबाइन हो रहा है. कॉम्बिनेशन कैसा है तो मैंने कहा Cl एक बॉर्डर लाइन पे है एक तरह से देखा जाए तो ये सॉफ्ट और सॉफ्ट का हो गया. ठीक है, मैंने कहा ना कि जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं उनकी हार्डनेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो ऑक्सीडेशन नंबर जो कि आप देखें यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, Cl का Cl माइनस ही रहता है. दूसरा वो किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं उसकी नेचर से भी डिसाइड हो जाता है कई बार. तो मैंने कहा कि जैसे हो सकता है कि Cl किसी दूसरे के साथ ये जो है बॉर्डर लाइन में स्ट्रॉन्ग की तरफ हो जाए, है ना. तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, मैं आपको बता चुका हूँ. तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, फेवरेबल है. तो ये यहाँ पे K की वैल्यू हाई होगी और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा. यहाँ पे आप देखो ये क्या है, सॉफ्ट है, और F जो इसके साथ कंबाइन हो रहा है वो क्या है, हार्ड है. ये कॉम्बिनेशन नो डाउट मतलब ये फेवरेबल नहीं है. इसका मतलब है यहाँ पे K की वैल्यू कम होगी. इस केस में इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में मूव करे जाएगा, यानी इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से हम जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो भी पता कर सकते हैं कि किधर जो है वो ज़्यादा. तो मैंने यहाँ पे इनकी जो वैल्यू आपको मैंने बताई थी इनकी पावर्स में लिख देता हूँ. ये 10⁻12 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे K की वैल्यू 10⁻−2 होती है. आप दोनों में देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टाइम्स का जो है डिफरेंस है, थोड़ा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है. ओके, एक और एप्लीकेशन आप इसको मैं आपको समझा देता हूँ, और वो क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने जो पार्ट 1 बनाया है उसमें जो क्वेश्चन 1 था चैप्टर यानी लेक्चर की स्टार्टिंग में, वो है क्या है उसमें. तो उसमें सिंपल मैं उसको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, मैं बस ये आपको बताता हूँ कि AgF इज मोर सॉल्यूबल इन कंपैरिजन टू अदर हैलाइड्स either being a chloride, bromide or iodide. But in case of lithium or aluminum, fluoride
इज लेस सॉल्यूबल, एक्चुअली यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात है, लेस सॉल्यूबल देन अदर हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम और लिथियम। ओके, तो ऐसा क्यों है, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप ये देखो, अच्छा सॉल्यूबल होने का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन में जाने पे आयंस में ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक कौन होगा जल्दी? ब्रेक जल्दी वो होगा जो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, वही तो। अगर दो हैं एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर तो वो क्यों अलग होंगे, है ना? बात समझ पा रहे हैं ना? तो एक दूसरे के साथ गलत कॉम्बिनेशन में है भैया, वो जैसे मौका मिलेगा एक दूसरे का साथ छोड़ के यानी हो जाएगा डाइवोर्स, सीधी बात। तो यहाँ पर क्या है, ये कैसा है सॉफ्ट। देखो जब तक आप नेचर नहीं समझ पाओगे ना तब तक इस थ्योरी में मज़ा नहीं आएगा। और ये कैसा है, हार्ड। क्या है, खुश हैं एक दूसरे के साथ? आंसर है नहीं, नहीं खुश है। तो जैसे ये वाटर में जाते हैं इनको बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिल जाती है? हाइड्रेशन ना, हाइड्रेशन इनका होता है इनका। तो आयन के हाइड्रेशन से इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि एक तो पहले से ही खुश हैं। होता है ना कि दो लोग हैं एक दूसरे के साथ, कपल ही मान लो, और बट शुरू में तो अच्छा लगा होगा, बाद में इन दोनों के बीच में अनबन रहने लगी। अब जो बस कोई तीसरा कैटलाइज करने वाला आज भर जाना चाहिए, है ना? अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ ले चलता हूँ कि मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, उन दोनों के बीच में टेंशन है, और कोई थर्ड पर्सन आके बस इतना बोल रहे, अरे ये तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। अब भरे तो बैठे ही हैं, तो झगड़ा होने लगेगा, ठीक है? तो बस ये एक दूसरे के साथ खुश तो ऐसे भी नहीं है ना, बस इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए कहीं से, ये तुरंत अलग हो जाएंगे। और वो एनर्जी इनको सप्लाई करता है कौन? हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन होता है इनका, वहाँ से इनको इतनी सफिशिएंट ऑफ एनर्जी मिलती है कि ब्रेक हो जाते हैं। जबकि आगे चल के कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सॉफ्ट और सॉफ्ट का बनने लगता है। तो एक स्टेबल जो है कॉम्बिनेशन है, और तब ये हाइड्रेशन की एनर्जी से अलग नहीं होते हैं। तो आप इतना जानते होंगे आई थिंक कि लैटिस एंथैल्पी के कंपैरिजन में, यानी लैटिस एंथैल्पी को अगर कहीं पे हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपेंसेट कर देती है तो वो सॉल्यूबल होता है, अदरवाइज इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों के केस में अगर फ्लोरीन के साथ यानी फ्लोराइड आयन के साथ है तो ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन H और H का है, यानी हार्ड और हार्ड का कॉम्बिनेशन है। खुश है भैया, क्यों अलग होंगे? तो यानी ये हाइड्रेशन एंथैल्पी से अलग नहीं होने वाले, क्योंकि एक परफेक्टली फेवरेबल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन आगे जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होता जाता है, ये कॉम्बिनेशन हार्ड और सॉफ्ट का होता जाता है। और धीरे धीरे क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी देने लायक हो जाती है, ठीक है? गुड। सो यू कैन प्रेडिक्ट, सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। यू कैन प्रेडिक्ट द सॉल्युबिलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने एप्लीकेशन मोर देन सफिशिएंट हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, ख़त्म हो गया क्या? नहीं, थोड़ी सी बातें इससे और जुड़ी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें एक दो टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें और हैं मैं जो आपको बताना चाहूँगा। और वो क्या है, तो एक टॉपिक आप जो है नोट करिए, जो आपसे कभी कभी, बस इसकी मीनिंग आप समझ के रखिए बस। सिम्बायोसिस। जिनका बायो का या बायोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है या नहीं भी रहा तो 10th तक तो पढ़ते हैं, तो वो प्लीज़ वो सिम्बायोसिस को वहाँ से यहाँ से कंपेयर मत करिएगा। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस इन द केस ऑफ, यानी इन दिस सिनारियो। देखो यहाँ पे बहुत छोटी और सिंपल सी बात एक है, और वो ये है भाई मेरे कि अगर एक एसिड के साथ, एसिड का मतलब क्या, कोई एक मेटल आयन है, किसी मेटल आयन के साथ अगर पहले से जो
इसके साथ अरेंज हुए हैं, जो लाइगेट होने वाले एटम हैं या आयन हैं, अगर वो सपोज करिए कि सभी के सभी हार्ड हैं, ठीक है, इसका खुद का नेचर क्या है अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ जो लाइगेट हो रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं, हार्ड हैं। तो अब यहाँ पे इसके साथ एक और एटम जो है लाइगेट या एक और आयन है जो इससे लाइगेट करना चाहता है, दो हैं, है ना, दो आयन यहाँ पे जो इससे लाइगेट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से एक हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट है। तो सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि किसी मेटल से वही आयन लाइगेट करता है जिस तरह के आयन पहले से उसके साथ लाइगेट कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन में हैं। तो इन दोनों में ये लाइगेट करेगा और ये लाइगेट नहीं करेगा। अगर वहीं इसी मेटल के साथ सेम मेटल होती, अगर आप इमेजिन करिए, लेकिन अब इसके साथ जितने भी लाइगेट हुए हैं, मेटल वही है, याद रखना दोनों सेम मेटल हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लाइगेट हुए हैं वो सबके सब सॉफ्ट हैं। अब यहाँ पे दो आयन हैं जो इसके साथ लाइगेट करना चाहते हैं, एक हार्ड है दूसरा सॉफ्ट है। तो अब बहुमत में इसके पास पहले से कौन है ना, मेजॉरिटी में सॉफ्ट वाला है, तो सॉफ्ट वाला इस बार लाइगेट करेगा, जबकि मेटल वही है, याद रखो, सॉफ्ट हार्ड वाला नहीं करेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस? तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, सॉफ्ट लिगेंड्स लाइगेट, सॉफ्ट लिगेंड्स लाइगेट to that metal ion, which is already ligated with soft ligands. Okay, and similarly hard ligands ligate to that metal ion, which is already ligated with hard ligands. Okay, this is known as symbiosis. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, लिखने से तो कुछ होने वाला नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए कि BF3 है और ये फ्लोराइड आयन को बहुत आसानी से अपने साथ जोड़ लेगा और बना देगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से ही क्या है, बहुत सारे जो है, अब ये क्या है, बाय नेचर हार्ड है, इसके पास पहले से जो कंबाइन है वो भी हार्ड है, इसका मतलब ये आसानी से यहाँ पे चला जाएगा। अगर वहीं पे BH3 हो और हाइड्राइड आयन इसके पास जाए तो इसको भी ये अपने साथ जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले से हैं वो भी और ये दोनों ही एक जैसे हैं, सॉफ्ट हैं। अब लेकिन मान लो कि कहीं मिक्स्ड इंटरेक्शन हो, जैसे CH3F, ओके, और दूसरा मैं ले लेता हूं यहाँ पे CHF3। अब इसमें यहाँ देखो कि बाकी 3 तो सॉफ्ट हैं, एक यहाँ पे बेचारा हार्ड है, तो मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में यहाँ पे हैं भैया सॉफ्ट वाले। तो ये चाहेगा, और ये अकेला पड़ गया हार्ड, तो ये चाहेगा कि यहाँ से निकलो यार, कहीं जहाँ पे सभी ज़्यादा हार्ड हो वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कहानी उल्टी है, एक बेचारा ये सॉफ्ट है, बाकी 3 ये हार्ड हैं। तो ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या इंटरेक्शन है ना, ये प्रेफर्ड नहीं किया जाता। तो ये क्या करते हैं, ये बनाने वाले की गलती को सुधारते हैं और
ये CH4 में, यानी इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो ये एक था ये यहाँ पे चला आएगा, हार्ड वाले जहाँ पे पहले से ज़्यादा हैं, और जहाँ पे सॉफ्ट वाले पहले से ज़्यादा हैं ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यू विल गेट CF4 इस तरह से। एक और आप ऐसे देख लीजिए एग्जाम्पल। सपोज करिए कि ये BH3F माइनस है ऐसे, और इसका रिएक्शन हो रहा है BF3H माइनस। अब यहाँ पे भी वही बात है, ये तीन तो मेजॉरिटी में, ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ पे ये तीन मेजॉरिटी में, ये एक बेचारा यहाँ पे फंसा है। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अपने आप में एक्सचेंज प्रोग्राम चला लेते हैं, एंड दे फॉर्म BF4 माइनस प्लस BH4 माइनस। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट सिम्बायोसिस। चलो खत्म? नहीं, थोड़ा सा आप और देखिए। क्या भाई मेरे, थोड़ा सा जो आपको समझना है वो ये है कि जब हार्ड और हार्ड आपस में कॉम्बाइन करते हैं, या सॉफ्ट और सॉफ्ट, तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है। तो आप इसको, एक लास्ट बात आपको यहाँ पे समझनी है, और वो ये है बॉन्डिंग इन हार्ड एंड हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। अब ये आपको थोड़ा सा समझना है, समझना कि आप ये सारी चीज़ें पहले से जानते हैं, बस आप थोड़ा सा देखिए। देखो मेरे भाई, वो ये है कि जब एक हार्ड एसिड या बेस किसी दूसरे हार्ड एसिड या बेस के साथ कंबाइन होता है तो क्या होता है। देखो हार्ड है, इसका मतलब है कि पोलराइजेशन कम हुआ है। आप एक बात अच्छे से जानते हैं ना कि पोलराइजेशन यानी आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये आप जानते हैं अच्छे से। पोलराइजेशन जितना कम होगा उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये दोनों हार्ड हैं, इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन तो हो नहीं रहा है। और जब पोलराइजेशन नहीं हो रहा है तो इनके कॉम्बिनेशन में इन दोनों के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ लीजिए भाई। दो हार्ड के कॉम्बिनेशन में, यानी हार्ड एसिड या बेस के कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि हार्ड है, इसका मतलब पोलराइजेशन की पॉसिबिलिटी तो कम है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब आयनिक कैरेक्टर, उनके एक बीच जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा। तो ये हो गया यहाँ पे आयनिक। लेकिन अगर यहीं पे सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा हो तो एक बात आप और समझ लीजिए, और वो ये कि कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। इसका मतलब देखो, अगर ये सॉफ्ट हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब पोलराइजेशन खूब धूमधाम से हो रहा है, और पोलराइजेशन अगर धूमधाम से होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी धूमधाम से आएगा। इसका मतलब है कि सॉफ्ट और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन में जो बॉन्डिंग होती है इट विल बी गवर्न बाई कोवैलेंट कैरेक्टर मेनली। अच्छा, आयनिक में सिग्मा पाई का तो कोई रोल होता नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि H और H के कॉम्बिनेशन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, पाई बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक्चुअली आयनिक बॉन्ड है। आयनिक में सिग्मा पाई का क्या रोल। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग, और कोवैलेंट बॉन्डिंग है तो दोनों ही तरह की बॉन्ड जो है वो बन सकते हैं। सिग्मा भी हो जाएगा और पाई का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सॉफ्ट और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन में पाई, तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में जो है पाई बाउंडिंग पॉसिबल होगी, तो सॉफ्ट और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि पाई बाउंडिंग वो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको ना मिले। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो हार्डनेस है, वैसे मुझे लगता नहीं कि कभी कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, बट कभी ऐसे पूछा जाता है तो, ठीक है, कभी पूछा जाता है तो एक फॉर्मूला होता है हार्डनेस को कैलकुलेट करने का। हार्डनेस को ईटा से जो है डिनोट करते हैं, और ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी। यहाँ से आपको हार्डनेस मिल जाएगा। हार्डनेस मिल गई तो सॉफ्टनेस कैसे होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्टनेस इज इक्वल टू हार्डनेस का रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई भाई बात, समझ में आई? अच्छा, एक बात आप और समझिए। अच्छा, ये आप ये दोनों आपको दिए रहेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर बात इंथैल्पी के टर्म में हो तो इन दो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का के जस्ट अपोजिट साइन उसका होगा ना। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो है अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने कहा न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट अगर कभी है तो यहाँ पे ये ईटा क्या है, ये है हार्डनेस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट द हार्डनेस। और सॉफ्टनेस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ हार्डनेस। एक और हो सकता है कि आपसे नहीं पूछेगा तो नहीं, मैं कैसे कह दूँ पूछेगा या नहीं पूछेगा, फिर भी आप समझिए। देखो भाई, एक साइंटिस्ट हुए, नाम था उनका मिशंस एंड कंपनी मान लीजिए, क्योंकि इनके और इनके को वर्कर्स ने मिलके इन 1967 एक इक्वेशन डेवलप किया। और उस इक्वेशन के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि कोई एसिड या बेस वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, ठीक है। वो इक्वेशन क्या था? अच्छा, इन्होंने क्या माना था कि एसिड और बेस के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो आयनिक होता है। ये मान के उन्होंने जो है एक इक्वेशन डेवलप किया। वो इक्वेशन क्या है तो आप याद रखिए, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे आप ऐसे समझिए क्या हैं ये सारी चीज़ें, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए है? तो ये मेटल और लिगैंड के डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मेटल और लिगैंड का जब डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी के डिसोसिएशन के लिए है। मीन्स के क्या है, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर मेटल लिगैंड डिसोसिएशन। उसके बाद यहाँ पे एक बात और मान लीजिए, यहाँ पे मानिएगा आप कि इन्होंने इसको आयनिक मान के जो है पूरी कैलकुलेशन की थी। एक्स और वाई क्या है, तो एक्स एंड वाई ये पैरामीटर्स हैं। एक्स और वाई क्या है, ये कोई पैरामीटर है किसके लिए? मेटल्स के लिए, यानी एसिड के लिए। और ए और बी क्या है, तो ए एंड बी आर पैरामीटर्स फॉर, ये किसके लिए हैं? लिगैंड्स के लिए पैरामीटर होते हैं। सी जो है वो सिंपली एक कांस्टेंट है। सी इज जस्ट अ कांस्टेंट, और जिसको यूज किया जाता है इस पूरी वैल्यू को सेम स्केल पे लाने के लिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ कांस्टेंट टू एडजस्ट the value of pKa to all on a same scale। सभी के लिए जो pKa वैल्यू है वो एक स्केल पे लाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा देखो, अगर
सारी बात यहाँ पे छिपी है। इन्होंने कहा कि देखो अगर y की वैल्यू क्या है 2.8 से कम है तो जो एसिड होगा क्या होगा, और y की वैल्यू अगर 3.2 से ज़्यादा है तब क्या होगा। इस केस में जो एसिड होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, और इस केस में जो एसिड होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अब B की वैल्यू देख लीजिए। B की वैल्यू अगर 3 से कम है तो जो बेस होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा, और अगर B की वैल्यू 5 से ज़्यादा है इन दैट केस बेस विल बी सॉफ्ट। क्लियर। बिल्कुल ही ऐसे ही आप x और y के लिए भी मान सकते हैं ना, बिल्कुल सेम कहानी x और a के लिए भी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द HSAB theory. आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो आपको आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन इट on the video, and I will try to make the video on that demanded topic. So thank you all of you.